गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम सब ने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया था। और जो हमारा पार्ट 7 था, उसमें हम सब ने मिरर फॉर्मूला का डिराइवेशन देखा था। किसका? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र का डिराइवेशन हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग प्रकाश की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सब अच्छे तरीके से समझते हो कि जब प्रकाश किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो लाइट उससे टकरा करके वापस लौटती है। प्रकाश का किसी सरफेस से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अब दूसरी बात आती है कि जब लाइट एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में चलता है तो क्या होता है। जब लाइट एक प्रकाशीय माध्यम कहने का मेरा मतलब है कि वह मैटर, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का गमन हो सकता है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। तो जब प्रकाश एक ऑप्टिकल मीडियम, एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जब जाता है, तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाता है। और इस वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाने के कारण जिस रास्ता पर लाइट चल रहा था, उस रास्ते से हटकर चला जाता है। तो उस रास्ते से हटकर चले जाना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने कहा कि जब प्रकाश एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है, तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाते हैं। और उसके वेग में परिवर्तन आ जाने के कारण क्या होता है? कि वह अपने पाथ से हट जाता है, वह अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वही बात मैंने आप सबके सामने रखी है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करती है, तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मुख्य कारण अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, इस वजह से होता है। चलिए हम इसे एक डायग्राम की मदद से भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी एक प्रकाश की किरण इधर गई, और ये प्रकाश की किरण सीधा जाने के बजाय आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के साथ डिस्पर्सन भी हुआ है। मतलब यह व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में भी बट गई है। मेरा कंसर्न अभी वहां नहीं है। ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई बल्कि इधर मुड़ गई। तो यह भी घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो अगर हम बात करें, तो मान लीजिए ये हमने ये पानी ले लिया, नीचे नीचे हमने ये पानी ले लिया, ये एक ऑप्टिकल मीडियम हो गया। और ऊपर हमने हवा ले लिया, ये दूसरा, ये हवा हो गया पहला प्रकाशीय माध्यम, और नीचे हो गया पानी, जो ये दूसरा प्रकाशीय माध्यम हो गया। अब बच्चों, एक प्रकाश की किरण मान लीजिए इस सरफेस पर इस प्रकार स्ट्राइक करती है, तो आप जानते हो प्रकाश के जब पाथ में परिवर्तन होता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब की परिकल्पना कर लेते हैं, जिससे हमें जानने में सुविधा होती है कि प्रकाश किस प्रकार विचलित हो रही है। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक नॉर्मल इमेजिन कर लिया। अब प्रकाश को कहाँ जाना चाहिए था? प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था, प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था। चूंकि माध्यम चेंज हो गया, और माध्यम चेंज होने से इस प्रकाश की किरण की जो वेग है
जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन का नतीजा होगा कि ये प्रकाश मुड़कर चली जाती है, अपने पाथ से हट जाती है, और इसी घटना का नाम हम दे देते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक यहां पर प्रश्न आता है कि ये अपवर्तन का जो कारण है वो है प्रकाश के वेग में, प्रकाश के वेलोसिटी में परिवर्तन आना। अब प्रश्न आता है कि प्रकाश की वेलोसिटी क्यों बदल जाती है? जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की वेलोसिटी क्यों बदल जाती है? तो बच्चों, जब आप लोग क्लास 9th में थे ना, तो साउंड चैप्टर पढ़ा। तो उस साउंड चैप्टर में आप लोगों ने एक डिराइवेशन देखा कि जो वेव वेलोसिटी होता है v, वो वेव के फ्रीक्वेंसी, चलो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी को आपको समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए एफ मान लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी एफ। और जो लाइट का वेवलेंथ होता है जिसे लैम्डा कहते हैं, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जो तरंग का वेग होता है, आपने वर्ग 9 में इस चीज को पढ़ा है कि तरंग का जो वेग होता है वह आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर प्रकाश भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो यहां भी इसकी भी वेलोसिटी जो है इन्हीं दो फैक्टर्स पर, इन्हीं दो कंस्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन आ रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, तो यहां तीन केस सामने निकल कर आता है। पहला, हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई हो, इसलिए वेलोसिटी बदल गई, या हो सकता है कि उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बदल गया हो, इसलिए बदल गई, या तीसरा केस यह आता है कि ये दोनों बदल गया हो, इसलिए बदल गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रकाश का वेग है वो कैसे बदलता है, किस वजह से बदलता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो वेव वेलोसिटी होती है वह फ्रीक्वेंसी, जिसको आप लोग आवृत्ति कहते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा को वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, बढ़ या घट रहा है, तो यह किस चीज से मिलकर बना है? तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम फ्रीक्वेंसी है और दूसरे का नाम वेवलेंथ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाए तब भी ये बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाए तब भी ये बदल जाएगा, और अगर ये दोनों बदल जाए तब भी ये बदल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है? ये हम लोगों के सामने एक प्रश्न है कि आखिर ये जो तीन केसेस हमने आपके सामने रखी, इसमें से एक्चुअली में होता क्या है? तो जवाब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेवलेंथ में परिवर्तन आ जाता है, और वेवलेंथ में परिवर्तन आने के कारण उसका वेग, उसका वेलोसिटी बदल जाता है, और वेलोसिटी बदलने के कारण वह अपने पाथ से क्या हो जाता है, हट जाता है, जिसे आप लोग प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हो। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के किस इंग्रेडिएंट में चेंजिंग आती है, फ्रीक्वेंसी में कि वेवलेंथ में। तो याद रखोगे इसका सही जवाब होगा वेवलेंथ। क्यों फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं? दूसरा आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सोर्स पर डिपेंड करता है। क्यों नहीं चेंज हुई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि क्या करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहां से आपको अभी लाइट चैप्टर पर लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, और आप मुझसे
10 मीटर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ठीक है। और मैं सडनली अपना लेक्चर देना बंद कर देता हूं और मेरी जगह पर एक मैम आकर के मेरे ही लाउडनेस में, है ना, सेम कंटेंट को आगे बढ़ाना शुरू करती हैं। क्या आप बता पाएंगे कि नहीं कि मैं हूं या कोई दूसरा व्यक्ति है? तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई पिच्ड वॉइस होता है उनका। जो कि पुरुषों का जो आवाज होता है वो लो पिच्ड होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड की? मीडियम तो सेम था, डिस्टेंस भी सेम था, रूम भी सेम था, सारे कंडीशंस सेम थे। सिर्फ मैं यहां से हट गया और वो मैम आकर लेक्चर डिलीवर करने लगी। यानी जिस मीडियम से जितना दूरी पर मेरी आवाज आ रही थी उतनी ही डिस्टेंस से मैम का भी आवाज आपके पास पहुंचा, फिर भी आपने बता दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस था। तो ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? तो जो बच्चों ये एडम्स एप्पल है, ये जो वॉइस बॉक्स है, इसमें जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं पर सेकेंड उसका कितना वाइब्रेशन होता है। अगर पर सेकेंड, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड सेड टू बी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो महिलाओं का जो वोकल कॉर्ड होता है वो साउंड जब जनरेट करता है तो उसमें वाइब्रेशंस पर सेकेंड ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और हम लोग की फ्रीक्वेंसी यानी पुरुषों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड किया? इस वॉइस बॉक्स पर, न कि इस मीडियम और डिस्टेंस पर। आई होप अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा वह वेवलेंथ में परिवर्तन के कारण होगा, न कि आवृत्ति में परिवर्तन के कारण। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिवाइज करके फिर आगे बढ़ जाता हूं कि जब प्रकाश एक माध्यम से, एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जब जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन आते हैं। यह वेग में परिवर्तन उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण होते हैं और इस वजह से प्रकाश अपने रास्ते से हट जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब अगर हम एक बात और आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि ये हवा है और दूसरा ये पानी है, दो मीडियम हो गया। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं आप सबसे कि बताइए, आप लोग जानते हो कि इस संसार में जितने भी मटेरियल्स हैं सब के सब पार्टिकुलेट इन नेचर होते हैं। तो ये हवा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और ये पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है वो किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा? तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि यह गैसियस स्टेट में हवा है तो इसके बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होंगे और पानी में कम होंगे। तो यहां पर अगर पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ रही है मतलब उस मटेरियल का डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ रही है इसका मतलब हुआ कि उसकी डेंसिटी घट रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप सबको याद रखना चाहिए कि ये मैं जिस डेंसिटी की बात कर रहा हूं और आप जो डेंसिटी समझ रहे हो, आप जो घनत्व समझ रहे हो, वो मास डेंसिटी है बच्चों, द्रव्यमान का वो घनत्व है। इस लाइट में उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर होता है प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर हम बात करें तो लाइट को जिस मीडियम में चलने में ज्यादा परेशानी होती है वह ज्यादा सघन माध्यम है। जिस मीडियम में चलने में लाइट को कम परेशानी होती है, स्पीड ज्यादा होता है, वह विरल माध्यम माना जाता है, वह रेयरर मीडियम माना जाता है। तो होता क्या है कि हवा में लाइट को चलने में दिक्कत नहीं होती, इसीलिए लगभग जो वेलोसिटी है प्रकाश का वैक्यूम में और एयर में दोनों लगभग हम इक्वल मान लेते हैं।
तो क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो गई हवा में, और यह पानी में जब आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी ये जो हवा था वह क्या था, एक विरल माध्यम था, और ये जो पानी था वो क्या है, एक सघन माध्यम है। तो जब लाइट एक विरल माध्यम से किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो वह टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और अगर सिचुएशन बदला, अगर लाइट को, यही सी लाइट को अगर हम भेज दें कहां से, इस पानी से हवा में भेज दें, तो क्या होता, तो देख लो जरा उसे भी, कि फिर से हमने ये पानी, ये वाटर लेवल बना दिया हमने, ऊपर एयर है, इस लाइट रे को हमने ऐसे इंसिडेंट करवाया, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल डाल दिया। लाइट को सीधा जाना चाहिए था लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ कहाँ से, डेंसर मीडियम से, सघन माध्यम से, है ना, रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम में लाइट जा रहा है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाता है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर जाएगी, और अगर उल्टा हुआ, रेयरर से डेंसर हुआ, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा भी प्रश्न आप सबसे पूछा जा सकता है, जनरल कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों, एक इसका प्रैक्टिकल में एग्जांपल बताता हूं, कि अगर हम एक काम करें, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सेंस में इस प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज दिखाया गया है। एक बार प्रैक्टिकल सेंस में मैं बात कर रहा था, तो ये पेंसिल हमने डाल दिया, तो पेंसिल इसमें डालने से, ये पेंसिल इसमें हमने जब डाला, आपको क्या लगता है कि यह पेंसिल पानी में डालने पर वो बेंड हो गया, जो ऐसा यहाँ से बेंड दिख रहा है, तो पानी में डालने से पानी ने इसको बेंड कर दिया क्या, तो कहा कि नहीं, पानी ने बेंड नहीं किया, बल्कि यह जो मुड़ा हुआ यहाँ से दिख रहा है, यह जो मुड़ा हुआ यहाँ से दिख रहा है, वह किसके कारण दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिख रहा है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब मैं अगर बात करूं, तो यहां पर आप लोग देखोगे, मैं, देखो, ये मान लीजिए बच्चों, फिर से मैं बना रहा हूं, क्यों मुड़ा हुआ महसूस होता है। अब क्या हुआ, एज्यूम यहां पर पानी में, पानी में एक एज्यूम बच्चों, यहां मछली है एक, क्या है, एक मछली है पानी के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए इससे ये प्रकाश की किरण चली, तो आप देख रहे हो कि यह कैसा माध्यम है, तो यह डेंसर मीडियम है, और यह ऊपर जाने वाला है, जो कि यह कैसा माध्यम है, तो यह रेयरर माध्यम है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, बोलो, नॉर्मल डाल दिया, तो ये लाइट सीधा जाने के बजाय, आपको पता है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे आंख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसे हम यह इधर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा देखें, और वहां से हम इधर देख लें, मुड़ कर देख लें। हम स्ट्रेट देखते हैं, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, जिसे आप लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के नाम से आप लोगों ने देखा है। तो अब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर अपनी आंखें रख करके अगर हम देखें बच्चों, तो क्या होगा, हम सीधा देखेंगे, तो हम सीधा देखेंगे ना, तो ये मछली हमको यहां नजर आएगी। अब जरा विचार करो, मछली का एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, और एक्चुअल पोजीशन
मछली का मछली जो है एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, और यह जो पोजीशन उसका दिख रहा है यह उसका एपेरेंट पोजीशन है। कैसा पोजीशन है? एपेरेंट, आभासी स्थिति है उसकी। अब जरा विचार करो कि आप मछली पकड़ना नहीं जानते हो, आपको मछली पकड़ने का अनुभव नहीं है, और हम एक कंटेनर ले लें और एक इस कंटेनर में पानी भर दें बच्चों, पानी भर दें, और इसमें एक छोटी सी बड़ी सक्रिय बड़ी एक्टिव मछली को छोड़ दें इसमें, और आपके पास आपके साथ शर्त लगा दें कि उस मछली को 2 उंगलियों से पकड़ना है, 2 उंगलियों से। क्या लगता है यह काम आप सुबह से शाम तक कर पाओगे? क्या लगता है? बोलो आप लोग। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसलिए कि मछली एक्चुअली होगी, अभी यहाँ कंडीशन देखा, मछली होगी यहाँ और वो आपको नजर आएगी यहाँ। क्यों नजर आएगी? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बताइए, जब आपको मछली नजर यहाँ आ रही है तो ये जो 2 उंगलियां है ले जाकर के इसको पकड़ोगे कि इसको पकड़ोगे? तो जहां पर आपको मछली नजर आ रही है वहीं पर पकड़ोगे ना। तो जब वहां पर पकड़ोगे तो मछली तो है नहीं, वो उसका इमेज वहां महसूस हो रहा है ना, वो उसका एपरेंट पोजीशन है। तो यहां ऐसे जैसे पकड़ोगे 2 उंगलियों से, तो मछली तो है नहीं कि वो पकड़ में आएगी, लेकिन पानी में डिस्टरबेंस जरूर होगा, और जब पानी में डिस्टरबेंस होगा तो ये मछली अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार इधर उधर भाग जाएगी। ये ऐसा नहीं है ना कि ये जब आप पकड़ने का प्रयास करोगे तो ये यहाँ बैठ करके गीत गाती रहेगी, आ मुझे छू ले। ऐसा नहीं होने वाला है। वो जैसे डिस्टर्ब होगा वो भाग जाएगी। तो इस प्रकार से आपने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रिफ्रैक्शन को देखा, जो एक्चुअली हम माइक्रोस्कोप वगैरह भी यूज करते हैं, या फिर हम जो आंखों पर ग्लास लगाते हैं उस सब से रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के कारण वस्तु का पोजीशन कहीं और होता है और हम कहीं उसे और महसूस करते हैं। एक्चुअली जो कहीं और महसूस करते हैं वह उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ने देख लिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और फिर यह भी देखा कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो देखेंगे कि तो बच्चों आप सबने देख लिया है ना कि जब प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। जब प्रकाश का रिफ्रैक्शन होगा तो उस केस में यहाँ पर प्रकाश रेयरर माध्यम से कहाँ आ रहा है? डेंसर माध्यम में, है ना। विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है? सघन माध्यम में। तो बच्चों अगर ये सीधा गया होता तब यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता, है ना। अभी जब यह मुड़ गया इस तरफ, यह जब मुड़ गया इस तरफ, तो इस एंगल जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हमारा, चूंकि ये आपतित किरण है और यह क्या है? अपवर्तित किरण है। तो यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण, चूंकि इस यहाँ से अपवर्तन हो गया तो अपवर्तित किरण हो गई। तो यह जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है
इस इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। तो यह आई के कंपैरिजन में आर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से, एंगल आई जो है बड़ा है एंगल आर से, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट कहां से, विरल माध्यम से कहां आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है, इसीलिए यह आर जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। और ठीक उल्टा अगर मैं कहूं कि आर बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, आर बड़ा है इसका मतलब लाइट कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि जब आती हुई लाइट अगर सीधे जाती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होता है, लेकिन सीधे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा। अब वेग में परिवर्तन होने से अपने पाथ से हटेगी, तो उस कंडीशन में यह एंगल चूंकि टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, इसलिए यह एंगल छोटा हो जाता है। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस केस को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ऐसा कंडीशन दे करके आपसे पूछा जाएगा। और अगर हम पूछ लें कि क्या एंगल आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो आप लोग बोलोगे यस होता है। तो एक कहा, तो एक तो ये प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें हम जानते हैं कि एंगल आई हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। क्या रिफ्रैक्शन के केस में भी ऐसा हो सकता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर हो सकता है? तो अगर यह प्रश्न मैं आपसे करूं तो इसमें से आप अधिकांश बच्चों का जवाब होगा कि नहीं सर। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप लोग बोलोगे कि सर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, अब वेग में परिवर्तन होगा तो अपने पाथ से हटेगी, अपने पाथ से हटेगी तो यह आई और आर इक्वल हो ही नहीं सकता। हो सकता है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन। और ऐसा दो केस आता है बच्चों, ऐसा कितना केस आता है, तो दो केस आता है। पहला केस यह है कि जब लाइट परपेंडिकुलरली पड़े, जब लाइट सीधा पड़े यानी सरफेस से 90 डिग्री पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें यहां पर, तो जब इसी पर आएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल से देखते हैं तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम कहें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तब प्रकाश का अपवर्तन तो होगा लेकिन वो अपने पाथ से नहीं हटती है। पहला केस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, जीरो हो, तब परावर्तन अपवर्तन होता है लेकिन वो लाइट अपने पाथ से नहीं हटती। और दूसरा केस आता है कि अगर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, अगर दोनों माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, जो प्रकाशीय घनत्व है दोनों सेम हो, तो माध्यम तो चेंज हो गया लेकिन उसके उस माध्यम से माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़े, तो अब हम लोगों को अ, अ, फिर वही डेफिनेशन है जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़े बच्चों, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है, इसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इससे हटकर हम लोगों ने ज्यादा समझ लिया है कि यह जो प्रकाश के पथ से जो अपना विचलन होता है वह किस वजह से होता है, तो वेग में परिवर्तन के कारण होता है। और यह जो वेग में परिवर्तन होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है, इसे भी हम सबने देख लिया है और समझ लिया है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग अपवर्तन के नियम को समझेंगे। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ भी प्रकाश कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसको फॉलो करती है। तो जो पहला लॉ है वो परावर्तन की ही तरह है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि मान लीजिए
कि फिर से मैं ये पानी हो गया, ठीक है, और ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये लाइट यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल डाल दिया, लाइट सीधा जाने के बजाय टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं आई, और इसको क्या बोलते हैं, आर। और फिर यह कौन सी किरण है, आपतित किरण, और यह कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण, और अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण। रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई, और आप लोग जानते ही हो ये क्या है, नॉर्मल। तो अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि यह आपतित किरण, और दूसरा ये अपवर्तित किरण, और ये जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डाला गया जो नॉर्मल है, अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। हालांकि इस रूल को आप लोग कितना समझते हो, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। आप लोग से कई बार इंटरेक्शंस के दौरान मैंने देखा है कि जब मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं कि बताइए ये समतल दर्पण था, ये समतल दर्पण था, तो इसमें ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी, और ये हमारा क्या था, नॉर्मल था। तो यहां पर ये दर्पण हो गया, ये दर्पण से तीनों ऊपरे है, इंसिडेंट रे भी ऊपर, रिफ्लेक्टेड रे भी ऊपर, है ना, और ये नॉर्मल भी ऊपर, तो ये एक प्लेन में है। अब जब यहां पर देखते हैं तो ये अगर पानी का सरफेस है तो यह आपतित किरण है, ये ऊपर है, अपवर्तित किरण पानी के अंदर है, और ये जो नॉर्मल है ये ऊपर भी दिखाया है और नीचे भी दिखाया है। तो बताइए ये कैसे एक प्लेन में हो गया। तो मुझे अभी तक बच्चों के साइड से जवाब नहीं मिला। जो आप लोग समझ लेते हो कि अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर अगर 3 या 4 चीजें हैं और तीनों ऊपर है, तो इसे कहेंगे कि एक ही प्लेन में है। तो ऐसी बात नहीं है। प्लेन का क्या सेंस होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 पेन ले लिया, और चलिए एक मैंने यहाँ पर एक रिमोट में ले लेता हूं। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं, तीनों को इस प्रकार पकड़ूं कि अगर हम इन तीनों को पकड़कर किसी सरफेस से टच कराएं, तो ये तीनों चीजें सरफेस को अच्छे तरीके से टच करें, तब हम बोलेंगे कि ये एक प्लेन में है। अगर इसको हम ऐसे कर दें, आई होप आप समझ पा रहे हो, इसको अगर हम ऐसे कर दें और फिर ले जाकर किसी सरफेस पर रखें, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि तीनों चीजें उस सरफेस को टच करेंगी। ऐसे करेंगे तो वो दोनों करेंगी, ये वाला नहीं करेगा। और फिर मैं ऐसे करूंगा तो ये दोनों एक पेन और मार्कर तो कर लेगा, लेकिन ये रिमोट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक प्लेन में नहीं है। अगर चीजें एक प्लेन में है ना, तो अगर उसके पास में कोई सरफेस रखते हैं तो वो तीनों टच करेंगी। समझ में आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि ये पानी है, नीचे पानी का लेवल है, और यहां पर हमने ये नॉर्मल डाल दिया, और ये क्या किया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ऊपर से क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो ये रिफ्रैक्टेड सीधा ना जाकर टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, आप इसे, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा मुड़ा हुआ क्या है, अपवर्तित किरण है। तो अब अगर हम इसको यहां से ऐसे लेकर के किसी सरफेस पर रखते हैं तो वो टच करेंगी। इसका मतलब समझ गए आप कि यहां पर ये तीनों चीजें जो होती हैं, अगर हम पकड़ लें, अगर ये कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो और फिर किसी सरफेस पर ले जाकर टच कराएं तो ये टच करेंगी। तो पहला नियम क्या हुआ अपवर्तन का, कि अपवर्तित किरण, सॉरी, ये आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, और यह आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा कहता है
थोड़ा यूनिक है ना। आप लोग जो मेमोराइज कर लेते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो यहाँ थोड़ा सा मेरा मानना है कि साइंस में चीजों को रटने के बजाय आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वो क्या है, दूसरा जो है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर के लाइट के लिए या सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट के लिए क्या होता है कि यह जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके साथ हम साइन ले लें। साइन को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, साइन आई कर दिया है ना। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसके साथ भी हम साइन ले लें। क्या ले लें? इसके साथ भी हम साइन ले लें और आर हो गया। तो कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, किसका? साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसे हम एन से दिखाएंगे या फिर हम इसे म्यू से दिखाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होता है तो यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यह जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, अगर दोनों का हम साइन का रेशियो ले लें, साइन आई बाई साइन आर कर लें, तो ये कांस्टेंट आएगा। और इस नियम को बताने वाले स्नेल थे, इसलिए इसे पॉपुलरली स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्नेल्स लॉ को लिखें। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसे ही स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और वो क्या है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इतनी बातें, ये जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप इससे याद कर लेते हो, लेकिन इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। वो क्या गड़बड़ियां हैं? तो कहता है ना बच्चों, यह नियम फेल हो जाएगा। साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने हमें, मान लो यह साइन आई और साइन आर का रेशियो ग्रीन लाइट के साथ में, किसके साथ में? ग्रीन लाइट के साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या किया कि ग्रीन लाइट को भेज करके साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाला। एज्यूम वो रेशियो एक्स आया। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति आया, ग्रीन नहीं बल्कि उसने क्या किया कि ब्लू कलर का लाइट भेजा और साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाला। नहीं आएगा एक्स, वो कुछ और आएगा। एज्यूम बच्चों वो वाई आया। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा और वह ये ग्रीन भी नहीं, यह ब्लू भी नहीं, और वो मान लो रेड कलर की लाइट को लेकर के और साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालेगा। तो न वो एक्स आएगा न वो वाई आएगा, बल्कि कुछ और आएगा। एज्यूम वो जेड आएगा। अब प्रश्न आता है, तब तो ये नियम गड़बड़ हो गया। फिर साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहा। कभी एक्स आ रहा है, कभी वाई आ रहा है, कभी जेड आ रहा है, कभी कुछ और आएगा। फिर तो कहता है यह इसलिए कांस्टेंट नहीं रहा क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट जो होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। और जब वेवलेंथ अलग अलग होगा तो उसका डेविएशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। भले एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम क्यों ना हो, इन सारे केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम क्यों ना हो, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा। रीजन इज दैट कि इन सारे अलग अलग कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम यह बात बोलेंगे कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो हमें कलर भी फिक्स करना होगा कि हम किस कलर की लाइट के लिए कह रहे हैं। तो आपने कलर फिक्स कर दिया, तब यह कोई लेकर के एक्सपेरिमेंट करे, आंसर सेम आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। दूसरा, फिर एक और समस्या आएगी। यहां पर आपने क्या लिया था? पानी लिया है। यहां पर आपने पानी लिया है, सॉरी, यहां पर आपने एयर लिया है,
हवा लिया और यहां पर आपने पानी वाटर लिया है। अब मैं बात करूं कि यहां पर अगर हम पानी को हटा दें, एयर रहने दें, पानी को हटा दें और यहां पर अल्कोहल डाल दें, क्या डाल दें? अल्कोहल, शराब डाल दें, वो पानी की ही तरह देखने में होता है ना? अब ये मत कहना आप लोग के यहाँ बिहार में तो बैन लगा हुआ है। ठीक, तो ये कहा कि लैब में मिलेगा। तो ये अल्कोहल ले लिया, और जब अल्कोहल ले लिया तब हम फिर से इस ग्रीन लाइट को भेज करके हम साइन आई बाई साइन आर का रेशियो निकालें, तो पता चला कुछ और आया, दैट विल बी एज्यूम एक्स डैश आया। फिर हमने क्या किया, ब्लू कलर लेके निकाला, तो फिर वाई नहीं आने वाला, कुछ और आएगा, एज्यूम वाई डैश आया। और फिर हमने रेड लिया, तो ये जेड नहीं आने वाला, कुछ और आएगा, जेड डैश आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर गड़बड़ हो गया, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा। तो अगर कांस्टेंट रखना है तो ये जो पेयर ऑफ मीडियम है ना बच्चों, इसको भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसी पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ही ये साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट हो सकता है। तो बहुत सारे साइड बुक्स में मैंने देखा है बच्चों, ये बातें जो मैंने अभी आपको डिस्कस की वो नहीं मिलती बच्चों। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बड़ी बेहतरीन तरीके से ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यानी स्नेल्स लॉ को लिखा है। आई होप जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं बच्चों? दो। पहला कौन सा है कि इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और ये अभिलंब जिसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल कहते हैं, तीनों जो होते हैं एक प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब भी आप लोग समझ गए, ये फर्स्ट लॉ है। और जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि फॉर ए पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, मतलब किसी एक कलर के लाइट के लिए या सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट के लिए, और क्या भाई, तो पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, जो एक जोड़ा माध्यम लेना है, अलग जो अलग जोड़ा बनाएंगे तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो फॉर ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होगा, साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम आपको कहें कि आपको एयर ही लेना है और अल्कोहल ही लेना है और यहां पर केवल रेड लाइट ही लेना है, तो उस कंडीशन में इन तीनों के साथ में कोई भी आकर के एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके लिए वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। फिर अगर हम ब्लू लाइट लेकर के यही रखते हैं मीडियम दोनों और ब्लू लाइट के लिए करते हैं, मान लीजिए अगर कांस्टेंट जेड आ रहा है, अब इन्हीं चीजों के साथ कोई कोई भी आकर एक्सपेरिमेंट करेगा तो वह जेड ही रहेगा। ये कब कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब कलर को बदल देंगे तब नहीं रहेगा, और ये पेयर ऑफ मीडियम में से किसी को बदल देंगे तब कांस्टेंट नहीं रहेगा। रीजन भी आप लोग समझ चुके हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो पहला उसमें स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे ही स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और उसका स्टेटमेंट यह है कि पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए और पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर आप लोग देख सकोगे बच्चों, तो ये दोनों ही लॉ को मैंने लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और फिर दोनों माध्यमों के अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है वो एक ही तल में होता है। कहाँ होता है? एक ही तल में। और दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यही बात जो है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चों को देखा है मैंने एग्जाम में इन चीजों को छोड़ देते हैं, है ना। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, या फिर ये जो सिंबल होता है इसे म्यू कहा जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं। तो यह आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन देख लिया। अब हम लोगों को जानना है बच्चों लेंस में, लेंस के बारे में जानना है, फिर लेंस में अलग अलग स्थिति में जो वस्तु रखी जाती है तो उसमें किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं उसको देखना है। फिर से यहाँ भी लेंस फॉर्मूला है बच्चों, लेंस का पावर है, ठीक है, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस हैं, तब जाकर के यह चैप्टर समाप्त होगा बच्चों। तो चलो आज हम 5 मिनट और क्लास ले लेते हैं आपका, और लेंस जो है लेंस को देख लेते हैं। लेंस, लेंस क्या है? तो बच्चों लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। अब जो आप लोगों के दिमाग में सेट किया जाता है वो ये है कि मान लीजिए बच्चों कि दो ये स्फेरिकल सरफेसेस हैं, है ना, और यहां पर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करके कट कर लिया यहां से, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इस तरह की चीजें आ गई हमारे सामने, ये वाला पार्ट। और अगर हमने बच्चों ये दो स्फेरिकल सरफेसेस बनाया और फिर इसके बाद में हमने यहां से कट कर लिया, तो कट कर लिया तो ये हमारे सामने यह डायग्राम बन के आ गया। तो यहां भी यह वाला जो सरफेस है वह भी किसी स्फीयर का पार्ट है, और यह वाला सरफेस भी यह भी स्फीयर का पार्ट है, आप देख रहे हो। यहां भी यह वाला सरफेस भी स्फीयर का पार्ट है, और यह वाला सरफेस भी स्फीयर का पार्ट है। तो आप लोग दिमाग में ये सेट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो कि लेंस जो होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हुआ माध्यम है। क्लास 10th स्टैंडर्ड में बात करें तो चल जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो एक बेहतरीन कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वो ये है बच्चों कि लेंस केवल ये दोनों धंसा हुआ है तो ये कनकेव हो गया, और ये दोनों निकला हुआ है तो कन्वेक्स लेंस हो गया। केवल लेंस यही दो नहीं होते, लेंस यह भी होता है बच्चों, ये प्लेनो कन्वेक्स हो गया। लेंस ऐसे भी होता है बच्चों, ये प्लेनो कनकेव हो गया। तब तो फिर आपका जो डेफिनेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो इस पर फिट नहीं बैठेगा। तो हम क्या बनाएंगे लेंस का डेफिनेशन, कि लेंस वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें जो दो सरफेसेस से घिरा होता है। ये तय है कि उसमें दो सरफेसेस होंगी। देखिए यहाँ सरफेस ए बी, यहाँ भी, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, ए बी, यहाँ भी देखोगे ए बी, तो दो सरफेसेस तो होंगी, लेकिन उसमें से एक सरफेस देखेंगे, गौर करेंगे तो यहां भी एक स्फीयर का पार्ट है, इसमें भी ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, इसमें दोनों स्फीयर का पार्ट है। तो कम से कम लेंस में एक जो सरफेस है वो स्फीयर का पार्ट होना चाहिए, दूसरा स्फीयर का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लेंस का डेफिनेशन हमारे बच्चों के सामने क्या आया, कि लेंस वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से, देख लिया ना सब में, ए बी दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है, और ये दो सरफेसेस में से एक जो सरफेस है वो निश्चित रूप से स्फीयर का पार्ट होनी चाहिए, और दूसरी जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट करूं कि लेंस वह ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है, जिसमें से एक सरफेस जो है निश्चित रूप से स्फीयर का पार्ट होती है, स्फेरिकल होती है, और दूसरी जो होती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जब यह डेफिनेशन हम बनाते हैं तो यह इसमें भी फिट बैठता है, इस पर भी फिट बैठता है, और ये दोनों जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस पर भी फिट बैठता है। तो यह बात हो गई। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखोगे आप लोग कि दो तरह की, हम लोगों को प्लेनो कनकेव और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बारे में नहीं पढ़ना है।
हम लोगों को केवल कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में पढ़ना है। तो वह लेंस तो मैंने इस लाइट चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि अगर धंसा हुआ है तो केव है और निकला हुआ है तो क्या है, वेक्स है। तो यहाँ पर दोनों सरफेसेस धसी हुई हैं, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, यानी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और यहाँ पर दोनों सरफेसेस निकली हुई हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है ना। और इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो वह लेंस जो किनारों पर मोटा, किनारों पर क्या हो, मोटा, और बीच में पतला हो, उस लेंस को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और वह लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो बच्चों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग इस क्लास को और इस सेशन को और आगे कंटिन्यू कर सकें। अब अगले पार्ट में, अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे आप लोगों को, तो इमेज जो फॉर्मेशन होता है लेंसेज के द्वारा, उसकी प्रकृति क्या होती है, लेंस का पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आप सब इसे देखना। जहां भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती हो तो आप अगर कमेंट में लिखते हो तो फिर हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।